अलीगढ़ का लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद अब इस बात की प्रतीक्षा है कि हम सभी लोग मिलकर समीक्षा करें कि आखिरकार कहां-कहां पर किस-किस पार्टी का क्या-क्या प्रदर्शन रहा और आखिरकार पार्टियों के जो प्रदर्शन रहे उसके पीछे क्या वजह रही। हमारे साथ अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पुराने राजनीतिकार और वरिष्ठ समाजसेवी राजेश सैनी मौजूद है। राजेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अलीगढ़ निधि में। धन्यवाद दिलीप जी। राजेश जी, आपने अलीगढ़ से लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और चुनाव के नतीजे आने के बाद आपने देखा कि जो टक्कर रही वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह और सतीश गौतम के बीच में रही। वहां इस घमासान में आप अपने आप को कहां पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा उद्देश्य इलेक्शन लड़ना था, लेकिन सबसे बड़ा था कि मैं अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र का एक एक्सपीरियंस लोग कहते थे कि निर्दलीय कैंडिडेट को जनता जो है सपोर्ट नहीं करती है जी। और पसंद नहीं करती है। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये था मेरा इस लोकसभा चुनाव में कि मैं अलीगढ़ की जनता को समझूं लोकसभा क्षेत्र, और ये मुझे देखना है कि आखिर निर्दलीय कैंडिडेट को लोग पसंद क्यों नहीं करते जी। तो मैंने ये देखा है, मैं क्षेत्र में निकला तो मैं लगभग पूरी लोकसभा में कम से कम मेरा प्रयास ये रहा कि मैं जो नगर जी। कस्बे हैं, सिटी है, देहात है, उनकी जो मार्केट है वहां तक मैं पहुंचूं, और ये इसमें मैं सफल भी हुआ। मैंने कोई शायद एक ऐसा बाजार नहीं कि जो मुझसे छूटा हो जी। तो बेशक वोट मानिए हमें कम मिले हो, क्योंकि आधी अधूरी तैयारी भी थी। एक साथ 2 अप्रैल को हुआ कि डिसाइड हुआ कि चुनाव लड़ना है, समर्थकों ने कहा, तो तैयारी कोई विशेष नहीं थी। अगर हम 6 महीने पहले तैयारी करते तो हम निश्चित ही इन सभी के दांत खट्टे करने का काम कर सकते थे। तो निर्दलीय कैंडिडेट को अच्छा सपोर्ट मिला और मुझे तो बहुत सम्मान और प्यार भी मिला। जरूर नहीं हर बार मतलब वोट से उस चीज को आंका जाए किसी के प्यार सम्मान, और अगली बार निश्चित ही हम वोट भी हासिल करेंगे और जीत सुरक्षित जीतेंगे हम। अच्छा राजेश जी, अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव हुआ वो आपके अनुसार किन मुद्दों पर अलीगढ़ का चुनाव लड़ा गया था? देखिए, अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में यहाँ स्थानीय सांसद का बहुत विरोध था जी। हालांकि वो जीते हैं, मैं उनको बधाई भी दूंगा आपके माध्यम से। उनका बहुत विरोध था और सभी जाति वर्ग और धर्म के लोगों का विरोध था। जहाँ तक कि जिस जाति से वो आते हैं उनकी जाति के लोगों ने खुलकर के विरोध किया जी। और जो भाजपा का परंपरागत वोट था वो भी उनके विरोध में थे। अब लेकिन अलीगढ़ का जो चुनाव देखा है वो अलीगढ़ ही क्या पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की बात करें तो इस बार चुनाव धर्म बनाम संविधान हुआ है। अच्छा जी। धर्म बनाम संविधान हुआ है और लोगों ने बीजेपी की जो धार्मिक नीति रही है कि केवल उन्होंने धर्म को आड़ में लेकर, धर्म की आड़ में लेकर राजनीति की है जी। अच्छी बात है, प्रभु श्री राम का मंदिर बना, वो हमारे आस्था का केंद्र है, लेकिन देश संविधान से चलता है। लोगों ने संविधान बचाने का काम किया, क्योंकि इन्होंने 10 साल जो काम किया है वो संविधान विरोधी ही किया जी। चाहे किसी की मूव लीचिंग की हो, चाहे किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ दिया गया हो, या आरक्षण की बात रही हो। मंचों पे कहते हैं कि हम पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन जब ये सरकार में आ जाते हैं तो सबसे पहले आरक्षण को खत्म करने का प्रयास करते हैं। प्राइवेटेशन क्या है? प्राइवेटेशन मेरा मानना है, प्राइवेटेशन जब होगा और ये बढ़ेगा तो आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म होता जाएगा। बिल्कुल। तो वो इन्होंने किया है, वो इन्होंने किया। अच्छा, चुनाव की जब मतगणना चल रही थी तो उस वक्त आप मतगणना में मौजूद रहे होंगे। वहाँ एक बार देखा गया था कि स्टार्टिंग में चौधरी विजेंद्र सिंह काफी मतों से आगे चल रहे थे, उसके बाद वो अचानक से पीछे हो जाते हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया है इस बात का कि इसमें मतगणना में बेईमानी हुई है, 11 मशीनों की गिनती को लेकर भी चर्चा चल रही थी। आप वहाँ मौजूद थे, क्या मानते हैं आप इस बात में, इस आरोप में कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि 11 मशीनों की काउंटिंग प्रशासन ने नहीं कराई। प्रशासन का कहना ये रहा कि ये मशीनें खराब है और चुनाव आयोग का ऐसा निर्देश है कि यदि मानिए जीत का मार्जिन अगर कम होता और तो हम इन मशीनों को काउंट करते, क्योंकि जीत का जो आधे से ज्यादा, जैसे आज ये जीते हैं इसके आधे से ज्यादा मार्जिन होता तो हम जीतते और वो काउंट कराते हैं। लेकिन वो मशीनें खराब है तो इसलिए उस दिशा में आयोग का निर्देश का हवाला देती है, उनकी काउंटिंग नहीं कराएगी, ना ही उनको काउंट किया गया। तो देखिए, जो आरोप लगे, मेरा तो सीधा सा मानना ये है, एक पुरानी कहावत है, धुआं वहीं उठेगा जहाँ आग लगेगी जी। तो इसमें सब चीज देखने की बात ये आ रही है, कहीं भी इलेक्शन काउंटिंग वाले दिन एडीएम सिटी जो है
उनकी कहीं भी ड्यूटी किसी भी ARO टेबल पर नहीं है जी। और ना ही RO टेबल पे है। जब उनकी कहीं ड्यूटी नहीं रही तो वो आके शहर विधानसभा के ARO के पास पूरे दिन क्यों बैठे रहे, यहाँ ये सवाल बनता है। और वो बैठे रहे, उसके बीच में भी लगभग 2:30 से लगभग 3:30 बजे, लगभग कंफर्म नहीं हुआ, जहाँ RO टेबल थी, हम लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, वहां से जितने भी जैसे जिलाधिकारी बैठे थे और ADM थे और भी अफसर थे 4-5, सब ये 1 घंटे से पौन घंटे के लिए एकदम से उठे वहां से, और उस समय कोई भी नहीं था वहाँ मौके पे। तो देखिए काउंटिंग में बीच में सारे अफसर छोड़ के जा रहे हैं, और जब भी कोई डिस्टर्बेंस ही वहाँ नहीं हुआ कि ये रहा होगा, चलिए साहब किसी विधानसभा में कोई डिस्टर्बेंस हुआ, काउंटिंग को लेकर कहीं कोई उपद्रव हुआ है या कोई बढ़ाव हुआ है पार्टी के लोगों के बीच, ऐसा भी नहीं था। तो 1 घंटे से पौन घंटे एक साथ चले जाना, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इशारा तो कर ही रही है। वैसे देखा जाए राजेश जी तो सरकार तो केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी ने बना ली है, लेकिन अयोध्या की जो फैजाबाद सीट है, जिसको अयोध्या सीट के ही नाम से इन दिनों चर्चा में लाया, वो काफी चर्चा में है। और चूंकि जैसा कि देखा भी गया था कि राम मंदिर को एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया था, और ऐसा माना जा रहा था कि भगवान श्री राम का ये जो मंदिर है, अयोध्या जो है, ये पूरे देश में प्रचंड बहुमत लेकर आएगी, लेकिन फैजाबाद की सीट भी नहीं बचा पाई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये लोग जो कहते हैं कि भगवान नहीं है जी, तो मेरा मानना तो सूर्यदेव भगवान है, भगवान ही चलाते हैं हम सबको, पूरे संसार को, तो भगवान तो है। यदि भगवान ना होते तो फैजाबाद की जो सीट है भारतीय जनता पार्टी कभी ना हारती, क्योंकि भगवान राम के जो नाम का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया और वहाँ के लोगों को दर्द दिया है भगवान के मंदिर के नाम पे, जो वहाँ 2000 दुकानें तोड़ दी गई, सैकड़ों मकान तोड़े गए और चीजें तोड़ी गई, लोगों को उजाड़ दिया गया, लोग रो रहे थे। अरे तोड़ना था, मंदिर बनाना था तो कम से कम उनको व्यवस्थित भी करना चाहिए था, सरकार ने व्यवस्थित नहीं किया, तो ये भगवान राम के कोप के भागीदार बने हैं। दूसरी बात, ये अंधभक्त जो जिन्हें लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं अंधभक्त, भाजपा के जो समर्थक है वो आधी अधूरी जानकारी रखते हैं हमेशा। उनको यही पता नहीं है कि सीट अयोध्या या फैजाबाद है। अयोध्या वहां से विधानसभा सीट है वहां की, और ये लोकसभा की फैजाबाद सीट है, तो उनको यही पता नहीं है वो अयोध्या हारे या फैजाबाद हारे। तो ये आधा अधूरा जो ज्ञान है इनका, ये भी नुकसानदायक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अब जो सरकार बन रही है एनडीए की, ये निश्चित ही मानिए कि सरकार जब जो है समर्थन की बनी है, गठबंधन की बनी है, तो वो जनता के हित में उन्होंने काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ठोकर लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एहसास हुआ होगा, क्योंकि 400 पार का नारा था वो सबको दिख रहा था, कि उनको भी पता था, नारा दे रहे थे कि 400 पार कहीं नहीं है। ईमानदारी से अगर काउंटिंग होती तो भाजपा जो 170 और 150 के बीच में होती। अच्छा, सरकार तो बना ली है और इन्होंने, और गठबंधन से इस बार सरकार बनी है। पिछली बार 303 पर थे, इस बार 240 पर ये रह गए, बाद में हालांकि गठबंधन से ये आगे बढ़े। तो ये जो गठबंधन की सरकार है, भारत के भविष्य के लिए ये कितनी फायदेमंद या नुकसानदायक साबित होगी? देखिए, जब सत्ता का लालच जब आ जाता है नेताओं को, जिस तरीके से भाजपा की हार हुई है, 400 पार की बात करने वाले वो 240 पे आके सिमटते, वो भी ये मान लीजिए, मैं फिर एक बार दोहरा दूं, 150 से 170 सीटें भाजपा की ईमानदारी से आई हैं, बाकी सीटें सब सरकार के दबाव में है। अलीगढ़ की सीट भी है, कुछ और भी है, यूपी से करीब 5 सीटें हैं जिनका पार्टी के नेताओं ने जो विपक्ष में उन्होंने आकलन किया है कि 5 सीटें जानबूझ कर हराई गई। एक फरुखाबाद की सीट भी है जिसमें धांधली हुई और चर्चा में रही। तो इसमें ये देखने की चीज है कि आज जो हो रहा है, सरकार अब जो स्थिति में, अगर कोई सही, अगर जैसे मानिए अटल जी की सरकार थी, तो कई बार उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए कि सरकार बनाने से छोड़ दी, हालांकि पूरा बहुमत भी साबित कर लिया, छोड़ दी। कई बार और भी पार्टी की सरकारों में ऐसा हुआ है, स्टेटों में हुआ, सेंट्रल में भी हुआ। अगर ये 400 पार के नारे, अगर बाकी राष्ट्रभक्ति की बात थी, तो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी को ये सरकार बनाने का प्रस्ताव ठुकरा देना चाहिए। अगर वाकई वो राष्ट्र भारत की बात सोचते हैं और भाजपा को मजबूत करना चाहते थे, तो उनको ये छोड़ देना चाहिए था, गठबंधन के ऊपर उनको निर्भर नहीं रहना चाहिए।
एक तरफ सभी को वो कह रहे हैं कि गठबंधन गठबंधन कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, चोर इकट्ठे हो रहे हैं, ये इकट्ठा हो रहे हैं, दलाल इकट्ठे हो रहे हैं, भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो रहे हैं। एक और लोगों को मन ला करके उनकी खुशामद बरामद हो रही है, मन चाहे उनको डिपार्टमेंट देने की बात हो रही है, पद देने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार, भ्रष्टाचार तो रहेगा सरकार में, क्योंकि सौदेबाजी से सरकार बन रही है। बढ़िया तो नहीं कहेंगे इसको सरकार को के बाकी, लेकिन हाँ पहले से बहुत बेहतर रहेगी, मनमानी तानाशाही नहीं रहेगी। बिल्कुल, इस बार के जो लोकसभा चुनाव हैं एक बड़ा परिवर्तन लेकर आए हैं, और जैसा कि राजेश जी ने अपने अनुभव बताए इस बार चुनाव के, वो जो है आने वाले समय के लिए ये एक विश्लेषणात्मक अनुभव है, इन पर विश्लेषण करके विचार किया जाना चाहिए। और जैसा कि उन्होंने बताया कि आने वाले चुनावों में ये बातें ध्यान रखनी होंगी, और खासतौर से सरकार के विषय में बताया कि ये जो गठबंधन की सरकार है कहीं ना कहीं जनहित के लिए ही सिद्ध होंगी। हो सकता है कि इससे आने वाले दिनों में जो जैसे आरोप लगते रहे थे कि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, विपक्ष समाप्त हो चुका है, लेकिन विपक्ष को भी इस बार एक बड़ी ताकत मिली है। इस खास कार्यक्रम के लिए अभी के लिए इतना ही। अलीगढ़ निधि के लिए दिलीप कुमार की